भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं माँ को पैसे दे दूं? अरे मेरे यहाँ क्या पैसों का पेड़ लगा है जो कि बार बार इन्हें पैसे देता रहूं। दरअसल आज सुबह से लेकर शाम हो गई। आज घर में बहुत हंगामा हो रहा था। अपनी बूढ़ी माँ को 2 वक्त का खाना और दवाइयों का खर्चा देने के लिए दोनों बेटे आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे। यह सब देखकर अपनी चारपाई पर बैठी बीमार शोभा देवी जी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। यह आज की कोई नई बात नहीं थी। जब भी कभी शोभा जी बेटों से अपनी दवाई के लिए पैसे मांगती तो दोनों बेटे आपस में झगड़ा करने लगते और शोभा जी को भी खरी खोटी सुनाने लगते। शोभा जी भी चुपचाप अपने बेटे बहुओं की बातें सुनती रहती थी। बहुओं ने उन्हें एक टाइम का खाने के लिए भी तरसा दिया था। एक तो शरीर में बीमारी और ऊपर से बेटे और बहू की किलकिल। रोज रोज के इस कहलह और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होकर शोभा जी ने सोच लिया था कि अब मुझे घर नहीं रहना है। वह अपने कमरे में गई और एक बैग में अपने 2 जोड़ी कपड़े और अपने पति की तस्वीर को रखकर घर से निकल पड़ी। शोभा जी अपना सामान लेकर घर से निकलने लगी तो दोनों बेटे और बहुएं वहीं आंगन में खड़े हुए थे। एक बार भी उन्होंने शोभा जी से पूछने की जरूरत नहीं समझी कि माँ, आप इतनी रात गए कहाँ जा रही हो, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। शोभा जी घर से निकल तो गई थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। उन्होंने पूरी रात सड़क पर ही गुजार दी और अगले दिन वह एक वृद्ध आश्रम में गईं और वहीं रहने लगीं। अब शोभा जी को वृद्ध आश्रम में रहते हुए कई महीने हो गए थे। इसी बीच किसी भी बेटे ने उनकी कोई खबर नहीं ली, जबकि शोभा जी के पास फोन भी था, लेकिन बेटों ने एक बार भी उनके पास फोन नहीं किया और ना ही उन्हें ढूंढने की कोशिश की। उनके कई मित्र भी थे जो बेटे बहू के सताए हुए हैं, इसी वृद्ध आश्रम में अपना जीवन काट रहे हैं और उनकी भी वृद्ध आश्रम में कई सहेलियां बन गई थी। सभी लोग आपस में बहुत हंसी खुशी रहते थे। इसी बीच कभी भी शोभा जी को ना तो अपने बेटों की याद आई और ना ही घर की। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्ध आश्रम में बहुत ही शांति मिलती थी। घर में तो एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जब बेटे और बहू उनके ऊपर झगड़ा ना करते हो। शोभा जी बेटे और बहू पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और ना ही ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीना चाहती थी। उनके पति राम कुमार जी बहुत पहले ही उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। जब राम कुमार जी थे तो उनका बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनके रहते घर में कभी खाने पीने की कमी महसूस नहीं होती थी, लेकिन जब से राम कुमार जी गए उस दिन से ही शोभा जी के लाड चाव सब खत्म हो गए थे। वृद्ध आश्रम में आकर शोभा जी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए चिकित्सा की भी सुविधा थी। अब शोभा जी को किसी के आगे दवाइयों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। उनकी तबीयत पहले से ज़्यादा ठीक रहने लगी। सुबह सुबह वृद्ध आश्रम के सभी बुजुर्ग महिलाएं मिलकर योगा करती। सभी लोग आपस में हंसी मजाक करते। शोभा जी का समय बड़ी हंसी खुशी से कट रहा था। एक दिन वृद्ध आश्रम की छत पर अपनी सहेली किशोरी जी के साथ बैठी बातें कर रही थी। बातों ही बातों में वह उनके अतीत के बारे में पूछने लगती हैं। शोभा जी बोली, मेरे पति अपने गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाते थे।
कुछ साल पहले ही मेरे पति राम कुमार जी का देहांत हो गया था। मेरी 2 औलादें हैं, दोनों ही बेटे थे। मैं और मेरे पति ने अपने दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने में बहुत संघर्ष किया था। मेरे पति स्कूल में पढ़ाते थे और मैं घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, ताकि परिवार का सारा बोझ मेरे पति पर ना आए। इसलिए मैं रात रात भर जाग कर सिलाई का काम करती थी। मेरे पति बहुत मेहनती थे। वो स्कूल के साथ साथ में ट्यूशन भी पढ़ाते थे। अपने बेटों के लिए हम दोनों पति पत्नी जी तोड़ मेहनत करते थे, ताकि उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा दिला सके, एक अच्छा इंसान बना सके। बेटे पढ़ लिख कर कामयाब बन जाएंगे तो बुढ़ापे में हमें भी कुछ सुख मिल जाएगा। यह सब अरमान लेकर हमने अपने बेटों को खूब अच्छी परवरिश दी, खूब अच्छा पढ़ाया लिखाया। कुछ समय बाद एक एक करके दोनों बेटों की शादी भी कर दी। घर में 2-2 बहुएं आ गईं। बेटों की शादी हुई तो मैं फूली न समाई थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन मेरे पति को अचानक सीने में दर्द उठा और मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उनके जाने के बाद मैं बीमार रहने लगी थी। मुझे बीपी और शुगर की प्रॉब्लम रहने लगी, इसलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। मैंने सिलाई कढ़ाई का काम भी बंद कर दिया था। पति के जाने के बाद बेटे और बहू का व्यवहार बहुत बुरा हो गया। रहने के लिए मुझे एक कोठरी दे दी गई। मैं अपनी बहुओं के साथ घर का सारा काम कराती, लेकिन धीरे धीरे बीमारी की वजह से मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता था। तो दोनों बहुएं मुझे ताने देती रहती। 2 रोटी के लिए दोनों बहुएं बहुत जलील करती और अपने पतियों से लड़ती रहती कि हमसे अब तुम्हारी बूढ़ी माँ की सेवा नहीं होगी। सारे दिन निठल्लों की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती हैं और हुक्म चलाती रहती हैं। मैं अगर कभी बेटों से दवाई के लिए पैसे मांगती तो दोनों बेटे आपस में बहुत बुरी तरह लड़ते और मुझे भी खूब बुरी बुरी सुनाते। बड़ा बेटा कहता, माँ हमारी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुम्हारे दवाइयों के खर्चे उठा सकूं, रोज रोज तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सकूं। आप तो हर समय बस मेरा ही खून चूसती रहती हैं। कभी अपने छोटे बेटे इसके आगे भी हाथ फैला लिया करो। हाँ तो भैया, तुम क्या समझते हो, मेरे पास पैसों का पेड़ लगा है। मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं क्या, जो मैं बुढ़ापे में इनका बोझ ढोता रहूँगा। बेटों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर मेरा कलेजा बाहर आ जाता था। 2 बेटों से मिलकर अपनी एक बूढ़ी माँ को नहीं रखा जा रहा था। मैंने फिर से सिलाई का काम शुरू कर दिया, ताकि मैं बेटों पर बोझ ना बन सकूं। मैंने कुछ दिन सिलाई का काम किया भी, लेकिन मेरी तबीयत फिर अचानक ज़्यादा खराब हो गई। बेटों ने दवाई दिलाने से भी साफ इनकार कर दिया था। मुझे थोड़ी दूर चलने पर ही घबराहट होने लगती थी, हाथ पैर कांपने लगते थे। अब मुझे अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। मेरी वजह से घर में भी उतना कलेश बढ़ गया था कि मेरा घर में भी मन नहीं लगता था। मन करता था अपने पति के पास चली जाऊं। जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस शरीर से प्राण ऐसे ही नहीं निकलते। जिस दिन मैं घर से निकली थी, उस दिन भी घर में मेरी दवाई और 2 वक्त के खाने के ऊपर दोनों बेटों की आपस में खूब लड़ाई हुई। बेटे और बहू ने मुझे भी खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे ऐसी औलाद के साथ नहीं रहना, चाहे सारी जिंदगी मुझे सड़क पर क्यों ना बितानी पड़े। फिर मैं वृद्ध आश्रम में आ गई और उस दिन से आज का दिन है। मेरे बेटे ने एक बार मुझसे फ़ोन पर यह नहीं पूछा कि आप कहाँ हो, कैसी हो, क्योंकि
अब बुढ़ापे में मैं उन पर बोझ हूँ, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। और सही है, अब मुझे भी उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं इस वृद्ध आश्रम में बहुत ही खुश हूँ और खुशी से अपना जीवन काट रही हूँ। मैं और मेरे पति ने जो अपने बेटों के लिए किया, उसका तो उन्होंने हमें रत्ती भर भी सुख नहीं दिया। आज यह कड़वी यादें ताज़ा करके शोभा जी की आंखों से आंसू छलक आए और वह उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बाद जब शोभा जी सिलाई और कढ़ाई बहुत अच्छे से जानती हैं, यह बात जब वृद्ध आश्रम के मैनेजर को पता चली तो एक दिन मैनेजर ने शोभा जी को अपने पास बुलाया और कहा, शोभा जी, मैंने सुना है आप सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे से जानती हैं। शोभा जी, मैं चाहता हूँ आप अपने हुनर को उजागर करें। अगर मैं आपकी एक सिलाई सेंटर में बात करूँ तो क्या आप वहाँ की कुछ महिलाओं को सिलाई सिखाएंगी? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब चीज़ की सुविधा मिलेगी, आपको आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको वहाँ छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। यह बात सुनकर शोभा जी बहुत खुश हो गईं, क्योंकि अब उनकी पहले से तबीयत भी बहुत हद तक ठीक थी। इसलिए उन्होंने सिलाई सिखाने के लिए खुशी खुशी हाँ कर ली। शोभा जी कोचिंग सेंटर जाने की तैयारी करने लगी। उसी सेंटर में मैनेजर की पत्नी भी सिलाई सिखाती थी। शोभा जी को सिलाई सेंटर में सिलाई सिखाने के लिए नियुक्त कर लिया गया। सिलाई सेंटर काफ़ी बड़ा था और प्राइवेट भी था, इसलिए शोभा जी को उसी सेंटर में सिलाई सिखाने के 20 से 25,000 हर महीने मिलने लगे। शोभा जी का आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। अब उन्हें खुद को पैसे की इतनी ज़रूरत तो थी नहीं कि वह खुद पर खर्च कर सके, क्योंकि सारी ज़रूरतें तो उनकी वृद्ध आश्रम में पूरी हो रही थी। जो भी पैसे वह कमाती उसका 1/3 अपने पास रखती और सारा वृद्ध आश्रम की ज़रूरतों में लगा देती थी। सिलाई सेंटर में काफ़ी तरह की प्रतियोगिता होती रहती थी। धीरे धीरे वे सेंटर की प्रतियोगिता में भी भाग लेने लगी। एक दिन सिलाई सेंटर में लॉटरी के टिकट खरीदे जा रहे थे तो शोभा जी ने भी 1000 रुपये के एक टिकट लॉटरी का खरीद लिया। शोभा जी ने फार्म भी भर दिया, उसमें वृद्ध आश्रम का पता लिखवा दिया। एक हफ्ते बाद शोभा जी अपनी सहेलियों के साथ बैठी चाय पी रही थी। जब सुबह को मैनेजर अखबार पढ़ते हैं तो उसमें शोभा जी का फोटो 25 लाख की लॉटरी के साथ छपा हुआ होता है। यह सुनकर शोभा जी और वृद्ध आश्रम के लोग बहुत खुश होते हैं। सभी लोग शोभा जी को बहुत बधाई देते हैं। कुछ देर बाद उनके पास फोन आता है कि हम आपकी धनराशि देने आपके पास आ रहे हैं। उधर बेटे और बहू जब अपनी माँ को अखबार में 25 लाख की लॉटरी के साथ फोटो में देखते हैं तो दोनों बेटे के सर चकरा गए। अखबार देखकर उनकी पत्नियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसमें लिखा था कि वृद्ध आश्रम में रहने वाली बुजुर्ग महिला शोभा जी ने लॉटरी में 25 लाख का इनाम जीता है, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अखबार में वृद्ध आश्रम का पता भी लिखा था। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ वृद्ध आश्रम में पहुंच गए। जब शोभा जी को 25 लाख की धनराशि दी जा रही थी तो दोनों बेटे एकदम से शोभा जी के आगे जाकर खड़े हो गए। अरे माँ, आप कहाँ थी? उस दिन से हमने आपको कितना ढूंढा और आपने तो कमाल ही कर दिया। 25 लाख की लॉटरी लगी है आपकी, तो आप तो मालामाल हो गई। चलिए, हम आपको लेने आए हैं। दोनों बेटे शोभा जी का हाथ पकड़ते हुए बोले। शोभा जी बेटों से अपना हाथ छुड़ाकर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा,
बीमारी में तो तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, आज माँ को इतने पैसों के साथ देख हाथ पकड़ लिया। बड़ी बहू बोली, अरे माँ जी, हमने क्या आपको जाने के लिए कहा था, आप खुद ही तो घर से निकल कर गई थी। हाँ बहू, घर से मैं खुद ही निकल कर गई थी, जब तुम्हें मेरी 2 वक्त की रोटी भारी हो रही थी। मेरी दवाइयों के लिए भी तुम लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो मैं क्या करती। उसके बाद तो तुम लोगों ने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, और आज भी तुम लोगों को इस लॉटरी का लालच यहाँ तक खींच लाया, वरना तुम आज तक भी मेरा पता नहीं लेते। तो माँ, आप इतने पैसों का क्या करोगी। बेटा बहू दोनों उन पर भड़कने लगे। माँ जी, इसमें बुराई क्या है, हम आपके बेटे बहू हैं, आपकी लॉटरी लगी है तो उन पैसों पर हमारा भी तो हक है। लाओ, अब यह पैसे हमें दे दो और हमारे साथ घर चलकर हम दोनों भाइयों में आधे आधे बांट दो। दोनों बेटे एक सुर में बोले। दोनों बेटे शोभा जी के साथ जबरदस्ती करने लगे और अब शोभा जी को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने दोनों बेटों के गाल पर 2-2 थप्पड़ खींचकर रख दिए। बेशर्मो, जब माँ बीमार थी तो एक बार भी उसकी फिक्र नहीं हुई। एक एक पैसे के लिए तुम्हारे आगे अपनी दवाइयों के लिए हाथ फैलाती थी, और तुम दोनों मुझे इतनी बुरी बुरी सुनाते थे कि मुझे उस घर से निकलना पड़ा। शोभा जी बेटों की गिरबान पकड़ते हुए बोली, निकल जाओ इस वृद्ध आश्रम से, तुम दोनों को इस लॉटरी में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरे पति और मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर कामयाब बना दिया, वही बहुत है। मेरे लॉटरी के सारे पैसे वृद्ध आश्रम में लगेंगे, उन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, और अगर ज्यादा चूं चां की तो अभी की अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हारा वह हाल करवा दूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। शोभा जी क्रोधित होते हुए बोली। लालची कहीं के पुलिस का नाम सुनते ही बहू और बेटों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। फिर मैनेजर ने बेटे और बहू को खूब खरी खोटी सुनाई। 2-2 बेटे होकर तुम अपनी एक बूढ़ी माँ को नहीं रख सके। अब से पहले तो तुम दोनों को इनकी याद नहीं आई, और आज जब इनकी लॉटरी निकल गई तो तुम्हें इनकी याद आ गई। आज शोभा जी किसी पर आश्रित नहीं है, खुद इतना कमाती हैं कि अपना पेट भर सके और दूसरों का भी। मैनेजर ने गार्ड को तेज आवाज लगाई और दोनों बेटे और बहुओं को धक्के मारकर वृद्ध आश्रम से बाहर निकलवा दिया। बेटे और बहू अपना सा मुंह लेकर हाथ मलते अपने घर आ गए। शोभा जी ने लॉटरी के पैसों से सभी बुजुर्ग लोगों के कमरे में एक एक कूलर की व्यवस्था कराई, और साथ ही सभी लोगों के लिए 2-2 जोड़ी नए कपड़े बनवाए। उन्होंने अपने बाकी के लॉटरी के पैसों को वृद्ध आश्रम में जमा करवा दिया। जब भी किसी वृद्ध आश्रम में किसी चीज की जरूरत होती तो उन पैसों से उन जरूरतों को पूरा किया जाता। आज शोभा जी अपने घर से अच्छी जिंदगी वृद्ध आश्रम में अपने हम उम्र लोगों के साथ हंसी खुशी बिता रही हैं। वृद्ध आश्रम में रहते हुए भी आज उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। दोस्तों, आजकल के बेटे बहू अपने माता पिता से नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार करते हैं। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की और भी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।